Hello all, very warm welcome. Well, last session में we had completed insurance, जो बहुत important part था पूरे syllabus में. Now there is a good news for you. You must be knowing this. Okay, 25% syllabus का content for at lockdown वाला batch, this batch complete ये उन्होंने cut कर दिया है. That is the best part for us. और उसमें the good thing about board is कभी कभार तारीफ करने का मन करते कि जो रिलेटिवली कुछ उसमें नॉलेज कंटेंट नहीं था या कुछ ज्यादा काम के चैप्टर्स नहीं थे, टॉपिक्स नहीं थे, उन्होंने वो हटा दिए. फर्स्ट ऑफ ऑल वो रखे ही क्यों थे ये बात थी. चलो रख दिए थे, ठीक है, वी हैव टू रिस्पेक्ट बोर्ड. अभी उन्होंने हटा दिए तो ये अच्छी बात है. सो व्हाट वी विल डू इज जो चैप्टर्स, जो टॉपिक्स, जो छोटा छोटा टॉपिक्स उन्होंने कट किया, पूरा चैप्टर हटा नहीं दिया, एक ही चैप्टर पूरा हटाया है. वैसे देखा जाए तो वो भी अच्छा ही किया था, बिकॉज वैसे भी वो बोर्ड वाइज इंपॉर्टेंट नहीं होता. और अगर मैं होगा तो मैं सामने से पहले ही बोल दूंगा कि दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड और दिस इज यू कैन स्किप. बट ये ऐसा है ना कि हमको स्किप ही करना है बिकॉज 75% ही कंटेंट पढ़ना है. बट देयर आर सर्टेन थिंग्स वी शुड डिस्कस ऑन दिस पार्ट. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं, अपने लिए ऐसे ही समझने के लिए, तो उतना पार्ट बस डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी विल जंप टू जो काम की चीज है वो. 4th चैप्टर जो बिजनेस सर्विसेज हम पढ़ रहे हैं उसमें से बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग. तो मैंने वैसे भी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कम्युनिकेशन किसी काम का नहीं है, मैंने तुमको भी बोला था. कम्युनिकेशन बोर्ड ने स्किप कर दिया है और ट्रांसपोर्ट भी बोर्ड ने स्किप कर दिया है. So our PPT is ready. So what we will do, और वैसे भी ट्रांसपोर्ट के बारे में बेसिक चीजें करना जरूरी है, थोड़ा डिस्कस करना, तो पार्ट डिस्कस कर लेते हैं, डेप्थ में नहीं जाते. और डायरेक्टली वेयर हाउसिंग से स्टार्ट कर देंगे और वेयर हाउसिंग का शायद एक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए जो बहुत सिंपल है, फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग टाइप्स. नेक्स्ट लेक्चर हो जाए, देन आवर 4th चैप्टर विल बी ओवर. तो 4th चैप्टर का काफी मतलब से 20% कंटेंट तो कट हो गया एटलीस्ट, which is a good thing for us. Okay, so let's move to Indian Railways. There are various transports, mode of transports. There are various modes of transport: road, rail, water, air. Now मुझे लगा कि भाई रेलवेज के बारे में बात करते हैं. इंडियन रेलवे वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1853. पहले मुंबई से थाना तक पहले रेलवे हुआ था, ब्रिटिशर्स ने ऑब्वियसली किया था. स्टीम इंजन्स थे. ओवरऑल एवोल्यूशन, आई एडवाइस यू, आई सजेस्ट यू कि यूट्यूब पे कुछ कंटेंट मिले तो प्लीज देख लेना, बिकॉज इंडियन रेलवे एटलीस्ट मुंबई के लिए इट इज आवर लाइफ लाइन. सो वी शुड respect and we should learn more on this, right? It is fully owned by Republic of India, Indian government. One more thing, railway ministry इसको चलाती है. So it is a departmental organization. तुमको अगर याद होगा तो लास्ट ईयर में था, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है. इसको एक पूरी मिनिस्ट्री चलाती है. मिनिस्ट्री 1951 railway was nationalized and was maintained by Ministry of Railway 1951 से, और अभी तक वही चल रहा है. Now it has become the second largest railway corporation in the world under single management. second largest railway नहीं है, लेकिन जहां पे रेलवेज है ना, मतलब सबसे ज्यादा बड़े लार्जेस्ट रेलवेज, वहां पे प्राइवेट सेक्टर को दिया है. तो पब्लिक सेक्टर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना बड़ा चेन होना, दैट इज पॉसिबल ओनली इन अ कंट्री लाइक इंडिया. तो वहां पे सेकंड लार्जेस्ट देखा, सेकंड लार्जेस्ट नहीं है वैसे देखा जाए तो, इट इज 7th इन पोजीशन. बट वन अंडरटेकिंग हैंडल्स द एंटायर रेलवे का पार्ट, उसमें सेकंड है. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स, more than 1 million employees. Indian Railway covers more than 63,327 kilometers network. And can you imagine 69
09 stations. Incredible. So this is Indian Railway. वंदे भारत एक नया ट्रेन है. You can check that on YouTube. अरे प्लेन शर्मा जाए ऐसी एमिनिटीज है अंदर. सुपर्ब रेलवे. वंदे भारत कैन चेक. बहुत कुछ एवोल्यूशन हुआ है, इवॉल्व हुई है इंडियन रेलवे. स्टीम इंजन से लेके वंदे भारत इज द बेस्ट, द मोस्ट एडवांस ट्रेन कैन से. बाकी शताब्दी राजधानी एक्सप्रेस वो तो है ही, बट वो सेम ढांचे पे वो लोग एडिशन कर देते हैं. दिस इज ऑल टुगेदर न्यू रेलवे. प्लीज गो एंड चेक ऑन यूट्यूब. यू विल गेट वंदे भारत. और वो तो वीडियो देखने लायक है भाई. हाउ इट लुक्स. इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवे. सो रेलवे मैन्युफैक्चर गुड्स. Manufactured goods able to carry waste grain was carried is, I mean, रेलवे ट्रांसपोर्ट सबसे अच्छे तरीके से गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकता है. ओके, अगर ऑब्जेक्टिव्स में गलती से वो लोग पूछ ले, गलती से उनकी गलती नहीं पूछेंगे, बट स्टिल. तो एक बात याद रखो कि फॉर लार्जर डिस्टेंस रेलवे इज चीपर, एंड फॉर शॉर्टर डिस्टेंस ऑब्वियसली रोड ट्रांसपोर्ट इज cheapest, whatever. So cheapest mode of transport है if the distance is large, and if the distance is small, obviously road transport is cheap. Seasonal के लिए, पार्ट के लिए अच्छा है वगैरह. अगर आ गया तो there are monorail. अच्छा, what is monorail? Single track. 1920s में आया था, but largest monorail, 7th Mumbai monorail is the 7th largest monorail system in the world. मुंबई में बहुत कम जगह पे है मोनोरेल, स्पेशली टाउन साइड में. यहाँ पे है ही नहीं मोनोरेल. सर हो रहे काम वो सब मेट्रो के हो रहे. मेट्रो इज डिफरेंट एंड मोनो मतलब गली गली से एकदम छोटे से, एकदम बहुत छोटी जगह होती है, वहां से वो निकलती है. सिंगल ट्रैक होता है, कैपेसिटी इज वेरी वेरी लेस. फेज 1 बोला है, देखो पब्लिक इन 14-19 में एक दूसरा निकल रहा है. एक सिंगल होगा पार्ट. नेक्स्ट इज दिस इज मोनोरेल, सिंगल ट्रैक. यू कैन सी मेट्रो रेल, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम. प्रपोजल टू इम्प्लीमेंट मेट्रो रेलवे सिस्टम. हाँ, मेट्रो तो बड़ा है. देखो अंधेरी पे वगैरह जो दिख रहा है वो मेट्रो है, मोनो नहीं है. मोनो एकदम छोटा. टाउन में जाओगे तो ही पता चलेगा. परेल, लालबाग, ये सब एरिया से यहाँ पे ज्यादा दिखती है. सिवरी कभी सुने होंगे ये स्टेशन. तो ये साइड में तुमको मोनो दिखेगी, और मेट्रो तो भाई अंधेरी वगैरह और अभी दिखते ही रहेगी ओवर अ पीरियड. कोलकाता में पहली मेट्रो बनी थी, और कोलकाता में आज भी, और कोलकाता में मेट्रो बनी थी उसको तो अरसा हो गया. बस ये कुछ ऐसे मेट्रो होती है. Then you have road transport also, जो निकल गए, बट जस्ट बात कर लेते हैं. रोड ट्रांसपोर्ट तो सबसे बड़ा सप्लायर है एंड प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस, जो रेलवे में पॉसिबल नहीं है. ट्रक्स कैन गो टू द प्लेसेस वेयर रेलवेज कांट गो. We have water transport also, or marine transport. बल्कि गुड्स के लिए, लॉन्गर डिस्टेंस के लिए सबसे बेस्ट है, स्पेशली इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट इज द cheapest mode. So this is the marine or water transport. Then air transport, the costliest mode of transport. Delicate goods ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प करते हैं. कार्गो लिखा है, देखो एयर इंडिया कार्गो. कार्गो एयरपोर्ट से होता है. नोटिस कार्गो एयरपोर्ट, वहां पे सिर्फ और सिर्फ गुड्स भेजे जाते हैं. कार्गो मतलब गुड्स जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते हैं, ट्रांसपोर्ट में यूज होते हैं. ओके, सो दैट्स इट. सो दिस इज ट्रांसपोर्ट, रोड, रेल, वाटर, एयर. और कुछ हमको इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, एज दैट इज नॉट देयर इन द सिलेबस. लेकिन चलो ठीक है, थोड़ा बहुत बोर्ड ने प्रिंट किया है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं. इतना अटेंशन इज मोर देन सफिशिएंट. एंड कम्युनिकेशन था वो तो बिल्कुल बोलने लायक नहीं था.
अगर नहीं भी कट करते तो भी मैं तुमको बोलता कि भाई मत करो, कभी नहीं पूछते, एक्सेप्ट ऑब्जेक्टिव्स में आया था और ऑब्जेक्टिव्स में पूछने लायक भी कुछ रखा नहीं है उन्होंने. नाउ warehousing, and you can see the photograph given by board. It is a place where the goods are stored. ऐसी जगह है जहां पे गुड स्टोर होते हैं. ऐसा होता है ना, सोचो फैक्ट्री में मास स्केल पे प्रोडक्शन होता है, मास स्केल पे, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है, लार्ज स्केल पे. तो लार्ज स्केल पे अगर प्रोडक्शन होगा, रिक्वायरमेंट लार्ज स्केल में नहीं है, प्रोडक्शन लार्ज स्केल में हुआ. सर प्रोडक्शन लार्ज स्केल में क्यों करेंगे प्रोडक्शन लार्ज स्केल? ऑब्वियस रीजंस, obvious reasons. कि large scale पे production क्यों होगा? The main reason is to achieve the advantage of economies of scale. To achieve the advantage of economies of scale. Now what is economies of scale? अगर ये नहीं पता तो अभी जान लो, क्योंकि बहुत important point है. What is economies of scale? Economies of scale means जितना तुम scale बढ़ाओगे, scale of operation, scale of your business, उतना एवरेज कॉस्ट कम होता है. दिस इज नॉट देयर इन द सिलेबस, बट यू शुड नो. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब एक बार फिर से बताओ सर. इकोनॉमीज ऑफ स्केल मींस with the increase in the scale of operations the average cost will decrease. ये कैसे होता है सर? ये बड़े काम की चीज है या कॉन्सेप्ट है? जितना तू लार्ज स्केल पे काम करेगा ना, उतना तेरा एवरेज कॉस्ट कम होगा, टोटल कॉस्ट ज्यादा रहेगा. से फॉर एग्जांपल आई प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कमोडिटी, सेम टाइप ऑफ कमोडिटी मुकेश अंबानी आल्सो प्रोड्यूसेस. सिमिलर कमोडिटी है, सेम कमोडिटी दोनों मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. वो तो अरबों खरबों में उसका बिजनेस होगा, मेरा कुछ लाखों में चल रहा है. टोटल कॉस्ट किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली मुकेश का ज्यादा होगा. लेकिन एवरेज कॉस्ट किसका ज्यादा होगा? मेरा ज्यादा होगा. मतलब क्या है सर? देखो टोटल खर्चा उसको ज्यादा पड़ेगा, लेकिन फिर भी सस्ता उसी को पड़ेगा. क्यों? क्योंकि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है. सिंपल एग्जांपल से भी समझ सकते हैं. घर पे मम्मी ने 3 लोगों के लिए, 4 लोगों के लिए पाव भाजी बनाया, खर्चा ज्यादा होता है. गाड़ी पे जाओगे, जाके खाओगे तो तुमको पर पर्सन बहुत सस्ता पड़ेगा. अभी गाड़ी वाले का टोटल रोज का खर्चा अपने खर्चे से ज्यादा होगा. ऑब्वियसली टोटल कॉस्ट विल बी वेरी हाई. बट एवरेज कॉस्ट, व्हाट इज एवरेज कॉस्ट सर? कॉस्ट पर यूनिट और कॉस्ट पर पाव भाजी. भूख लगी होगी लॉकडाउन में आजकल, तो वो तो खाने से रहे. पर पर्सन पाव भाजी का खर्चा उसको सस्ता पड़ता है और मम्मी को महंगा पड़ता है. प्रॉफिट ऐड करने के बाद भी हमको बाहर से खाना सस्ता पड़ता है. घर पे करते ऑब्वियसली हाइजीन, और घर पे कुछ अलग ही होती है, मम्मी की टेस्ट वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें, और ठूस ठूस के खानी होती है. बाहर हम कम खाते हैं. चार लोग पिकनिक के लिए जा रहे हैं और 40 लोग पिकनिक के लिए जा रहे हैं. ऑब्वियसली 40 लोग जाएंगे तो ज्यादा खर्चा होगा, लेकिन फिर भी सस्ता पड़ेगा. और इस सस्ता पड़ेगा पर पर्सन, कंट्री कम हो जाएगा. जितने ज्यादा लोग होटल में जाते हैं, कभी नोटिस किया है तो बिल ऑब्वियसली ज्यादा होगा. अगर 10 लोग जाएंगे तो बिल ज्यादा होगा, 2 लोग जाएंगे, 3 लोग जाएंगे तो बिल कम होगा. लेकिन इफ यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीपल, अपने आप को कम हो जाता है. ये मिरेकल इकोनॉमीज ऑफ स्केल का हर जगह पे अप्लाई होता है, with some exceptions obviously, but almost applicable everywhere. जितना स्केल बढ़ेगा उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट कम होगा. लेकिन इतनी रिक्वायरमेंट मार्केट में अचानक नहीं होती. तो तब तक till that time the goods will be stored in a place or at a place known as warehouse. So warehouse is an establishment or a place where the goods are stored.
until they are demanded by the customer. Until they are demanded by the customer. What is until? Time element involves. So basically warehousing provides time utility. Basically warehousing provides time utility. और अगर तुमको शायद पता हो तो ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी. याद रख लो, याद रख लो. Why place utility, sir? समझा नहीं सर? It transfers goods from one place to another. And how time utility, sir? The goods are stored at a warehouse till the time they are demanded by the consumers. So therefore it provides time utility. अभी बोर्ड्स ने दोनों दे दिया वेयरहाउसिंग का, उसका भी रीजन बताते. आगे बढ़ते हैं. Warehousing refers to storage of goods and consists of all those activities which are connected with the storage and preserving of goods. Goods preserve भी करने पड़ते. It means it is a means of storing the goods. Warehousing can be defined as a group of activities connected with the storing and preserving of stored goods from time to time production till the time of consumption. तो ये देखो टाइम आ गया. From the time of production till the time of consumption, goods जहाँ पे स्टोर होते हैं उसको वेयरहाउस बोलते हैं. विदाउट वेयरहाउस मास स्केल पे प्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा, गुड्स महंगे हो जाएंगे, पॉसिबल ही नहीं होगा. बिकॉज जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसे मैन्युफैक्चर करते रहेंगे तो फिर हो गया भाई, बहुत महंगा पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है. Warehouse defined as an establishment for the storage of and or accumulation of goods. Now next part is functions of warehouse. A simple question. How many points? There are 8 points, but we will convert it into 9 points. 9 points. कैसे बात करते हैं? पहले जाते हैं last point. Sorry, second last point. Time and place utility. अभी डिस्कस किया था. वेयरहाउसिंग क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी. और मैंने बोला था कि ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी. बट ऐसा होता है कि देयर आर सम वेयरहाउस कीपर मतलब सर जो वेयरहाउस संभालते उसको वेयरहाउस कीपर बोलते हैं. नाउ देयर आर सम वेयरहाउस कीपर्स और देयर आर सम वेयरहाउस ओनर्स प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आल्सो. many warehouse keepers provide transport facilities. तो बात समझो वापस एक बार. Warehousing originally creates time utility, transportation creates place utility. लेकिन अगर warehouse keeper ही तुमको दोनों facilities दे रहा है, warehousing भी और transport भी, तो फिर दोनों utility देगा. So it also creates place utility by providing the goods at place where they are required. Now I suggest कि time utility का अलग point बनाओ, place utility का अलग point बनाओ. Because originally warehousing provides time utility, ये तो कंफर्म है, उन्होंने भी दिया है. और किधर भी टाइम एंड प्लेस नहीं दिया है, इधर ही दिया है. बाकी जितने भी सिलेबस होते हैं ना, कि रादर पहले भी बोर्ड होता था ना, वो टाइम यूटिलिटी बोलता था, प्लेस बोलता ही नहीं था. मैं एक बार रिपीट करता हूँ. ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड्स टाइम प्लेस यूटिलिटी, वेयरहाउसिंग प्रोवाइड्स टाइम यूटिलिटी. लेकिन उन्होंने ऐसा लिंक किया है कि वेयरहाउस कीपर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी मेनी ऑफ द टाइम्स प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए प्रोवाइड प्लेस यूटिलिटी. तो व्हाट आई सजेस्ट, इनको 2 पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दो, टाइम और एक प्लेस यूटिलिटी भी. एंड रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और प्लेस यूटिलिटी में कैसा लिखना है देखो. ओरिजिनली ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स प्लेस यूटिलिटी. Many of the times warehouse keeper provides transport facilities to their customers, therefore it provides place utility as well. But originally warehousing provides time utility. ठीक है. और उसके ऊपर का पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन भी दिया है देखो. वेयरहाउस कैन प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज टू बल्क डिपॉजिटर्स. इट कलेक्ट्स गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड आल्सो सेंड्स गुड्स टू द प्लेस ऑफ डिलीवरी. ठीक है. तो कैसे प्रेजेंट करना है मैं बताता हूँ. टाइम यूटिलिटी पहले लिखो, ट्रांसपोर्टेशन लिखो, फिर बाद में प्लेस यूटिलिटी लिखो. लॉजिकल जाने दो, सीक्वेंशियल जाने दो. टाइम यूटिलिटी पहले लिख देना, देन ट्रांसपोर्टेशन एक्सप्लेन करना, देन प्लेस यूटिलिटी एक्सप्लेन कर देना. मैं हाँ बाद में रिकैप कर लेते हैं वापस, तभी वापस डिस्कस करेंगे इस बात. देन बाय मेन पॉइंट्स पे जाते हैं. फर्स्ट पॉइंट से फंक्शंस, वेरी बेसिक फंक्शन, दैट इज स्टोरेज.
बेसिक पर्पस वेयर हाउस का स्टोरेज है. So this is a basic function of warehouse. Surplus commodities which are not needed immediately can be stored. They can be supplied as and when they are needed. तो पहले डिस्कस किया था, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया स्टोरेज. सेकेंड पॉइंट, प्राइस स्टेबिलाइजेशन. नाउ व्हाट इज स्टेबिलाइज? मेंटेन, स्टेबल रखना, स्टेबल रखना. नाउ प्राइस तभी स्टेबल होता है जब डिमांड और सप्लाई दोनों में बैलेंस हो. एंड एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट, you must know what is demand and what is supply. और इकोनॉमिक्स नहीं भी पता है तो भी डिमांड सप्लाई बेसिक तो जानते हैं. डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है तो भी प्रॉब्लम है. सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है तो भी प्रॉब्लम है. सो दोनों में क्या होना चाहिए सर? प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए. यही बैलेंस रखने का काम वेयरहाउस कीपर प्रोवाइड करता है, वेयरहाउसिंग प्रोवाइड करता है. बिकॉज जब डिमांड होगी तभी गुड्स मार्केट में सप्लाई होंगे, अदरवाइज वो गुड्स वेयरहाउस में ही रहेंगे. So price will be stable. Warehouses play an important role in the process of price stabilization. It is achieved by the creation of time utility by warehousing. इसलिए मैंने पहले टाइम यूटिलिटी लिखा किया था. सो मैं वापस एक बार बोलूं, पहला पॉइंट टाइम यूटिलिटी का कर दो, फिर तुमको प्लेस ट्रांसपोर्टेशन बाद में लिखा तो भी चलेगा. इन वेयरहाउस यूजुअली लार्ज स्टॉक ऑफ द गुड्स इज केप्ट. Whenever there is shortage in the market, goods can be immediately supplied through warehouses, which helps in price stabilization to avoid rise in price due to demand and supply difference. तो बेसिकली तुमको याद क्या रखना है, मेन चीज क्या है ना, छोड़ो ना वर्ड टू वर्ड कैसे लिखना है वो. warehousing provides stabilization और balance between demand and supply. और rather एक शायद वर्ड सुना होगा, इकोनॉमिक वर्ड है, इक्विलिब्रियम. What is equilibrium, sir? वही डिमांड एंड सप्लाई में बैलेंस रखना. तो बैलेंस इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम. सो वेयरहाउसिंग हेल्प्स इन maintaining the balance or equilibrium in demand and supply for goods. ठीक है, ठीक है. So third point, risk bearing. Now what it is? देखो, मैं गुड्स का ओनर हूं. गुड्स को अगर कुछ भी हो जाता है तो नुकसान किसका होगा? मेरा होगा. तो रिस्क किसकी होगी? मेरी होगी. तो मेरे लिए बड़ा मगजमारी का काम है गुड्स को स्टोर करके रखना. अगर मैं गुड्स वेयरहाउस कीपर को दे देता हूं, मुझे कुछ हायर चार्जेस पे करने पड़ेंगे. लेकिन अगर मैं उसको दे देता हूं गुड्स संभालने के लिए, तो साथ ही साथ मैं उसको संभालने का रिस्क भी ट्रांसफर कर रहा हूं. मतलब कुछ भी हो जाता है, गुड्स चोरी हो जाते हैं या आग लगती है या कुछ भी हो जाता है गुड्स को, समथिंग गोज रॉन्ग, वेयरहाउस कीपर विल बी रिस्पॉन्सिबल. उसको भर के देना पड़ेगा. तो भाई मेरा उतना रिस्क भी कम हो जाएगा एज अ प्रोड्यूसर. When the goods are stored in the warehouse, they are exposed to many risks, fire etc. Deterioration मतलब क्वालिटी खराब हो जाना मतलब बराबर रखा नहीं है. Warehouses are constructed in such a way that they minimize these risks. A warehouse keeper has to take a reasonable care of the goods and safeguard them. Safeguard मतलब protect them against various risks. For any loss or damage sustained by the goods, warehouse keeper shall be liable to the owner. तो मेरा एज एन ओनर और एज अ प्रोड्यूसर मेरा उतना रिस्क कम हो गया. ओके, ये भी सिंपल था. नेक्स्ट फंक्शन इज फाइनेंसिंग. व्हाट इज फाइनेंसिंग? सिंपल, लेकिन एक बात अच्छे से याद रखो. तुम क्या करते हो पता है? यूजुअली हेडिंग देख के अंदर का पार्ट रिपीट कर देते हो, हम समझ जाएंगे सर. तो फाइनेंसिंग लिखा है मतलब वेयरहाउसिंग फाइनेंस भी प्रोवाइड करता है. नहीं, सुनो, तुम वेयरहाउस में गुड्स रखोगे या मैं वेयरहाउस में गुड्स रखूंगा तो मुझे पैसा देना पड़ेगा. मुझे फाइनेंस कैसे मिलेगा वेयरहाउस कीपर से? थोड़ा सोच समझ के समझना कि उनको क्या बोलना है. देखो कुछ ऐसा, मुझे बैंक से लोन लेना है तो बैंक ऑब्वियसली सिक्योरिटी के लिए डिमांड करेगी. मॉर्गेज वगैरह सुना होगा, गिरवी बराबर. तो मैं बैंक के पास गया, बैंक ने बोला सर वी नीड सम सिक्योरिटी, फिर हम आपको लोन देने के लिए तैयार है, कुछ गिरवी वगैरह रख दो.
मैंने बोला कि नहीं, मेरा तो ऑलरेडी घर वगैरह बिजनेस के लिए मॉर्गेज हुआ है, तो मेरे पास अभी कुछ देने के लिए नहीं है, गिरवी रखने के लिए। बोला ऐसा नहीं, फिर हम लोन नहीं दे सकते। रुको रुको, मेरे गुड्स है मेरे पास, तो वो चलेगा क्या सिक्योरिटी? तो बैंक ने बोला चलेगा, वो भी चल जाएगा सिक्योरिटी। कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए, आपके गुड्स की वैल्यू है, आप जितने की वैल्यू के गुड्स हमारे पास गिरवी रखोगे आपको लोन मिल जाएगा। मैंने बोला हाँ, लेकिन फिजिकल कस्टडी अभी भी मेरे पास नहीं है। समझा नहीं सर, क्या बात कर रहे हो? गुड्स वेयर हाउस के पास है, वेयर हाउस के पास है, फिजिकली गुड्स मेरे पास नहीं है। बैंक बोलेगा चलेगा, वैसे भी होते तो हम थोड़ी लेके आते, बैंक में रखने के लिए थोड़ी जगह होती है। आप एक काम करो, अपने गुड्स कहाँ पे रखे हैं? बोला सो एंड सो वेयर हाउस है, वहां पे रखे। एक काम करो, वहां से एक पक्का रिसीट लेके आओ, ओरिजिनल कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी, वेयर हाउस के ऊपर रिसीट और वेयर हाउस वारंट वगैरह ऐसा कुछ होते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बैंक के पास जमा कर दो और लोन ले लो। बात समझ रहे हो? जब तक वो डॉक्यूमेंट्स वेयर हाउस कीपर को बाद में प्रोड्यूस नहीं होंगे तब तक वेयर हाउस कीपर माल नहीं देगा। तो ओरिजिनल कॉपी बैंक के पास जमा हो गई तो बैंक को टेंशन नहीं है। तो इस तरीके से मुझे फाइनेंस मिलेगा। तो डायरेक्टली वेयर हाउस कीपर फाइनेंस नहीं दे रहा है, इनडायरेक्टली मुझे फाइनेंस मिलने में हेल्प कर रहा है। तो एक्चुअली हेडिंग फाइनेंसिंग से अच्छा है, मतलब और अप्रोप्रिएट हेडिंग होता है हेल्प्स इन फाइनेंसिंग, इनडायरेक्ट हेल्प है इन फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंसिंग भी चल जाएगा, बट एक्सप्लेनेशन बराबर होना चाहिए। सी देखो, लोन्स कैन बी रेज फ्रॉम वेयर हाउस कीपर और फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वेयर हाउस कीपर डायरेक्टली नहीं होता, मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ। अगेंस्ट द गुड्स स्टोर्ड, गुड्स एक्ट एज अ सिक्योरिटी फॉर वेयर हाउस कीपर और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। व्हाट दे से कि वेयर हाउस कीपर भी प्रोवाइड करता है, बट वेरी रेयर उसके पास फंड्स होने चाहिए। यूजुअली बैंक्स ही प्रोवाइड करते हैं। तो ठीक है भाई, वेयर हाउसिंग एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर द बिजनेसमैन फॉर मीटिंग बिजनेस ऑपरेशंस। ठीक है, लेकिन जब तुम बैंक्स के बारे में लिखोगे तो यू शुड राइट दिस थिंग कि वेयर हाउस कीपर से रिसीट और वेयर हाउस कीपर से वारंट नहीं देता तो वेयर हाउस रिसीट या वेयर हाउस कीपर रिसीट is to be deposited with the bank and bank provides loan। तो ये लिखना पड़ेगा। ओके, वेयर हाउस के ऊपर डायरेक्टली लोन दे रहा है तो टेंशन नहीं, अगर उसके पास है तो। लेकिन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन चाहिए तो फिर बात ही अलग है, वो तो चीज ही अलग है। वेयर हाउस के ऊपर को टेंशन ही नहीं है, उसके पास ही गुड्स है, तो अगर उसके पास सरप्लस कैश है तो वो दे सकता है। ये बात है, ये फाइनेंसिंग हो गया। तो ऐसा नहीं है कि वेयर हाउस के ऊपर नहीं देता, बट यूजुअली बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विल प्रोवाइड। लास्ट 3 पॉइंट्स, ग्रेडिंग एंड पैकिंग है। व्हाट इज ग्रेडिंग? देयर आर सर्टेन गुड्स जिसको ग्रेड करने रहते हैं, प्रीमियम क्वालिटी, रेगुलर क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी वगैरह वगैरह, ये सब क्वालिटीज होते हैं, या A+B वगैरह ऐसे ग्रेडिंग होता है। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में ज्यादा ग्रेडिंग होता है, तो वो ग्रेडिंग करने का काम भी वेयर हाउस कीपर्स करते हैं, उसमें एक्सपर्ट रहते हैं वो। और पैकेजिंग का काम भी करना पड़ता है, तो कभी कभार वेयर हाउस कीपर एक अच्छा प्रॉपर फाइनल पैकेजिंग, अट्रैक्टिव पैकेजिंग करने का काम भी वेयर हाउस कीपर करता है। So warehouses nowadays provide facilities like packing, processing. What is processing, sir? Say for example फर्नीचर है, उसको पॉलिश कर दिया, पहले भी कर सकते हैं, लेकिन गुड्स का डिमांड होगा 4 महीने के बाद। सपोज अभी हम लोग पॉलिश कर देंगे तो वापस वो पॉलिश फेड हो जाएगा। सो इट इज बेटर कि जब जरूरत है तभी पॉलिश करना, तो वो काम वेयर हाउस के ऊपर कर देगा, प्रोसेसिंग। And grading of goods can be packed in convenient sizes as per the instructions of the owner। पैकेजिंग वगैरह भी हो जाएगा, ग्रेडिंग भी हो जाएगा, प्रोसेसिंग भी हो जाएगा ना। एडवाइस यू के काम करो, या तो प्रोसेसिंग का अलग पॉइंट लिखो या हेडिंग में ही प्रोसेसिंग ऐड कर दो, एक और पॉइंट बढ़ जाएगा। नहीं, कुछ लिखना नहीं है, इट प्रोवाइड्स प्रोसेसिंग आल्सो, फैसिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग आल्सो। लाइक लिख सकते हैं पॉलिशिंग ऑफ फर्नीचर। सो पॉइंट्स बढ़ रहे, अच्छा है, रॉन्ग तो कुछ नहीं लिख रहे। उन्होंने ग्रेडिंग एंड पैकिंग दी है, प्रोसेसिंग भी अंदर मेंशन किया, तो वी विल मेक अ सेपरेट पॉइंट ऑन प्रोसेसिंग। अरे ऐसा होता है रे कि वो उसको याद भी नहीं रहता कि कितने पॉइंट्स उसने पढ़े वर्ड टू वर्ड। हाँ अच्छा, नंबर दिख रहे तो उसके अकॉर्डिंगली मार्क्स दे देते, और हम कुछ चीटिंग नहीं कर रहे,
हम एक पॉइंट को 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तुम एक ही पॉइंट का मार्क दे दो, एक्सपांड भी हो जाएगा ना आंसर उतना। एक सेपरेट पॉइंट बनाओगे तो 2-3 लाइन और जाएगी, तो आंसर भी उतना एक्सपांड हो जाएगा। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग। ओके, प्रोसेसिंग का अलग पॉइंट बना सकते हो, और ऐसा नहीं कि उसमें एक ही लाइन लिखना, यू कैन गिव एग्जांपल आल्सो, लाइक फर्नीचर्स आर पॉलिश्ड, फ्रूट्स आर रिपेंड, ऊपर का छिलका वगैरह निकाल के रख देते हैं, वो भी कर सकते हैं। ये सब प्रोसेसिंग में आते हैं। लास्ट पॉइंट प्रोसेसिंग। अच्छा, प्रोसेसिंग सेपरेट दिया है, माय मिस्टेक, सॉरी माफ करो। तो ऊपर क्यों दिया पता नहीं, सॉरी, प्रोसेसिंग सेपरेट दे दिया उन्होंने, तो 9 पॉइंट्स ही बनेंगे। Certain commodities are not consumed in the form they are produced. Processing is required. Paddy is polished. पहले paddy चावल के वगैरह दाने तो उसको पॉलिश करते हैं। Fruits are ripened. Okay, आ गया है। Sometimes warehouses are undertaken such activities on behalf of the owners. So यहाँ पे furniture is polished, ये भी लिख सकते हैं। तो ऊपर प्रोसेसिंग मत लिखना, यहाँ पे ही लिखना, दो जगह पे रिपीट मत करना। So there are 8 points. We are going to convert it into 9 points. कैसे सर? टाइम प्लेस अलग पॉइंट बनाओ, टाइम एंड प्लेस का अलग पॉइंट बनाओ। ओके, so this is types of functions of warehousing. Now the last part is types of warehouses. बाद में warehouse भी खत्म हो जाएगा and chapter will also be over. चैप्टर भी खत्म हो जाएगा एक्सेप्ट डिस्टिंग्विश का फॉर्मेट। तो डिस्टिंग्विश तो हम लोग सेपरेटली नेक्स्ट लेक्चर कर लेंगे। ओके, हाउ मेनी टाइप्स? देयर आर 7 टाइप्स ऑफ वेयरहाउसेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ वेयरहाउसेस। फर्स्ट इज प्राइवेट वेयरहाउस। नो, बात समझो, डीमार्ट का अपना वेयरहाउस होता है। डीमार्ट सुना है तुमने? डीमार्ट का अपना वेयरहाउस होता है, जहाँ पे डीमार्ट अपने गुड्स स्टोर करता है, बेसमेंट में होता है, और ऊपर सब ट्रेडिंग चलता है, सेल चलता है ऑब्वियसली। बात समझ रहे हो? ऊपर ट्रेडिंग नहीं, सॉरी, ऊपर वो लोग बेचते हैं और नीचे वो सामान अपना स्टोर होता है। सो दैट इज अ प्राइवेट वेयरहाउस। बिग बाजार का भी अपना होता था। बिग बाजार तो रिलायंस को चला गया, रिलायंस लेने वाला है, पर रिलायंस आ जाएगा। ये रिलायंस मार्ट, आर मॉल, यहाँ पे अपने वेयरहाउसेस खुद के होते हैं। गुड्स ओन्ड बाय रिलायंस सपोज, एंड दे हैव देयर ओन वेयरहाउसेस। सो I'll store my goods in my warehouse. This warehouse is called as a private warehouse. Producers, traders, retailers, etc. use certain warehouses to store their own goods. Their own warehouses are there and they use it for own purpose. तो उसको private warehouse बोलते हैं। बात खत्म करो। Owned and operated by big manufacturers and merchants. Obviously, छोटे मोटे बिजनेसमैन के, ट्रेडर्स की बात ही नहीं है, वो तो कर ही नहीं सकते। Fulfill their own storage needs, which is huge. Big business firms which need large storage capacity on a regular basis and who can afford money construct and maintain private warehouses. जिनके पास इतना फंडिंग है, डीमार्ट वगैरह, वो लोग प्राइवेट वेयरहाउस बिल्कुल मेंटेन कर सकते हैं। A big manufacturer or wholesaler may have a network of his own warehouse in different parts of the country. ठीक है यार, वो लास्ट सेंटेंस तो करने की जरूरत है। बेसिक मीनिंग इज इम्पोर्टेंट। मेरे खुद के गुड्स रखने के लिए जो मैं वेयरहाउस रखता हूँ उसको वेयरहाउस की प्राइवेट वेयरहाउस बोलते हैं। अब ये यूजुअली लार्ज बिजनेस फर्म्स ये वेयरहाउस में डील करते हैं या यूज करते हैं। सेकंड इज पब्लिक वेयरहाउस। दे आर ओपन टू जनरल पब्लिक। मेरे पास खाली जगह है वेयरहाउस जैसी, मैं खुद के गुड्स नहीं रखता, मैं लोगों को रेंट पे देता हूँ, and I'll charge some rent or higher charges for the same. Now this is called as a public warehouse. I earn money on that. जहाँ पे हम पैसे कमाते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट की नजर जाती है, तो गवर्नमेंट बोलता है कि you should obtain a separate license for the same. अगर तुम लाइसेंस लोगे तो ही हम आपको, मतलब लाइसेंस इज नथिंग बट अ परमिशन, राइट? ड्राइविंग लाइसेंस मतलब ड्राइविंग का परमिशन। सो हियर if you want to construct your own public warehouse,
if you want to let that public warehouse let out to some third person, then you should opt in a license for the same, और फिर बाद में तुम दे सकते हो। तो मेन चीज क्या पता है, जनरल पब्लिक या बाकी लोगों का सामान रखने के लिए देते हैं, अदर ट्रेडर्स वगैरह, नॉट टू स्टोर योर ओन गुड्स। सेकेंड थिंग, लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, बस मेन पार्ट यही है। ठीक है, अभी उनको क्या कहना है वो भी कर लेते हैं। पब्लिक वेयरहाउस इज स्पेशलाइज्ड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट दैट प्रोवाइड स्टोरेज फैसिलिटीज टू जनरल पब्लिक। इट मे बी ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एन इंडिविजुअल और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। व्हाट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी, तुमको याद होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी यूजुअली प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करती, उसका मेन एम होता है अपने मेंबर्स के लिए काम करना। तो से फॉर एग्जांपल कुछ प्रोड्यूसर्स एक साथ आ गए और उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म किया। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास वेयर हाउसेस है, मेंबर्स जो प्रोड्यूसर्स है वो खुद के गुड्स यूज करने के लिए रखते हैं, स्टोर करने के लिए, और जो बाकी जगह बचती है वो रेंट पे दे देते हैं और उससे प्रॉफिट भी कमा लेते हैं। ये भी हो सकता है पब्लिक वेयर हाउसेस। कोऑपरेटिव सोसाइटी बाद में आने भी वाला है। कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस, इट वर्क्स अंडर लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशंस। गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं वो फॉलो करने पड़ते, लाइसेंस लेना होता है। Public warehouses provide storage facilities to small manufacturers and traders at low cost. These warehouses are well constructed and guarded round the clock to ensure safe custody of goods. Public warehouses are generally located near junctions, railway and highways. हाँ, ये important है। इसके पहले के एक दो लाइन्स की कोई जरूरत नहीं है। देखो मेन चीजें क्या है, एक तो जनरल पब्लिक के लिए यूज है, इंडिविजुअल्स या कोऑपरेटिव सोसाइटीज इसको ओन करते हैं, लाइसेंस लेना पड़ेगा और रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे गवर्नमेंट के, और लो कॉस्ट पे देते हैं, बस खत्म। सेकंड पॉइंट भी खत्म हो गया। यस, ये थर्ड और फोर्थ बड़े भयंकर पॉइंट्स है। व्हाट इज बॉन्डेड वेयरहाउस एंड व्हाट इज अ ड्यूटी पेड वेयरहाउस, वो बड़े अच्छे से जान लेते हैं। व्हाट इज अ बॉन्डेड वेयरहाउस एंड व्हाट इज अ ड्यूटी पेड वेयरहाउस, ये बड़े अच्छे से जान लेते हैं। लेकिन पहले ना एक छोटा छोटा सिंपल पार्ट है वो खत्म कर लेते हैं। फिफ्थ इज वेरी सिंपल, 5th 6th 7 तीनों पॉइंट बहुत सिंपल है। गवर्नमेंट वेयरहाउस नाम से ही पता चलता है, जो गवर्नमेंट ओन करती है या पब्लिक अथॉरिटी या लोकल अथॉरिटी, म्यूनिसिपैलिटी वगैरह, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटीज। It is difficult for small farmers, businessmen, trader to own a warehouse. छोटे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता भाई, इतना अफोर्ड थोड़ी कर सकते। और भाई पब्लिक वेयर हाउस में भी थोड़े तो चार्जेस होंगे, तो वहां पे भी नहीं रख सकते। तो बेस्ट थिंग इज गवर्नमेंट वेयर हाउस। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चरल गुड स्टोर होते हैं यूजुअली। स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, इनके अपने वेयर हाउसेज है जहां पे यूजुअली फार्मर्स के गुड्स रखे जाते हैं एट अ वेरी वेरी नॉमिनल रेट। इन्होंने पता नहीं ये क्यों नहीं दिया, लेकिन तुमको लिखना है कि गवर्नमेंट वेयर हाउस का रेट इज वेरी चीप, इट इज वेरी रीजनेबल, नॉमिनल रेट पे मिलता है, एकदम नॉमिनल रेट पे यू कैन स्टोर गुड्स एट दीज वेयर हाउसेज। ये सब गवर्नमेंट वेयर हाउसेज है। एक बार याद रखना, CWC, व्हाट इज CWC? सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, CWCI भी बोल सकते हैं, स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एटसेट्रा, इनके अपने वेयर हाउसेस। ये और भी कुछ काम करती है बट इनके वेयर हाउसेस भी है। 6th पॉइंट इज ऑल्सो वेरी सिंपल, कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस, ऊपर भी डिस्कस किया था। दिस वेयर हाउसेस आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज। FYGC में था कोऑपरेटिव सोसाइटी, अभी भूल गए होंगे। अभी 5 मिनट मैंने फिर भी बोला था, फिर भी मैं वापस बोल रहा हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मेन एम इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू प्रोवाइड सर्विसेज टू whom? टू इट्स मेंबर्स। तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स इसके मेंबर्स है, वो अपने गुड स्टोर करने के लिए वेयर हाउस का यूज करते हैं, सबका म्यूचुअल बेनिफिट। और जो जगह बचती है वो पब्लिक को भी दे सकते। They mainly provide warehousing facilities at a most economical rates. This type of warehouses are very useful for farmers and traders and general public also. तो अपने गुड्स के लिए पहले रखा जाता है
कुछ फार्मर्स एक साथ आ गए और सब फार्मर्स ने मिलके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म की और उसके अंडर कोऑपरेटिव वेयर हाउस कुछ 100-150 मेंबर्स ने मिलके बड़ा सा वेयर हाउस वगैरह ले लिया, जगह ली। जॉइंटली करेंगे तो ये फायदा होता है कोऑपरेटिव में, और सब गुड्स एक जगह पे स्टोर हो जाएंगे और अगर जगह बचती है तो पब्लिक को दे देंगे और पैसा कमा लेंगे। सो ये कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस। लास्ट पॉइंट के बाद बॉन्डेड ड्यूटी पेड बाकी है। कोल्ड स्टोरेज, अगेन वेरी सिंपल, पेरिशेबल गुड्स रखते हैं। कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर पेरिशेबल कमोडिटीज लाइक फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, कुछ नॉन वेजिटेरियन आइटम्स वगैरह भी। कोल्ड वेयर स्टोरेज वेयर हाउस goods are stored at are refrigerated at a very low temperature so as to preserve them and use them in future। क्या है मतलब, बहुत सिंपल पार्ट है। इंटरनेशनल ट्रेड हैज बिकम पॉसिबल ड्यू टू these warehouses। इसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड एक्चुअली पॉसिबल हुआ ऑब्वियसली। सो दिस इज कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउसेस पे लो टेम्परेचर पे गुड्स रखे। बस अभी 2 पॉइंट बाकी है, बाद में 5 मिनट में रिकैप, क्योंकि उसको भी ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। थर्ड पॉइंट इज बॉन्डेड एंड फोर्थ पॉइंट इज ड्यूटी पेड वेयरहाउस। नाउ व्हाट इज बॉन्ड? हम लिख के देखो, एक बात समझो, ये दोनों वेयरहाउसेस इंटरनेशनल ट्रेड में यूज होंगे। इंटरनेशनल ट्रेड में, वो भी पर्टिकुलरली इंपोर्ट के टाइम गुड्स इंपोर्ट करते थे। While importing the goods, these warehouses are required। और import करने के बाद, after importing, my mistake, after importing the goods। now sir ये होगा कैसे? and ये होगा कैसे? just wait। okay, sorry। मैंने गुड्स इंपोर्ट किए, I need to pay some custom duty। what is custom duty? import duty। अभी ऐसी बात है कि मेरे पास कैश नहीं है ड्यूटी पे करने के लिए। मैंने कैलकुलेशन किया था ड्यूटी का, वो कम था, अभी मुझे पता चला कि यार ये ड्यूटी बहुत ज्यादा है, इतने पैसे मेरे पास नहीं, लेकिन गुड्स तो आ गए। कस्टम ऑफिसर नाम का एक अथॉरिटी होगा, वो बोलेगा कि सर जब तक ड्यूटी पे नहीं करते तब तक हम गुड्स आने नहीं देंगे। अरे जाने दो ना प्लीज, मेरी आंखों में सच्चाई है, देखो मैं बड़ा सीधा साधा आदमी हूँ, मैंने आज तक किसी का पैसा नहीं खाया। तो ये सब फालतू बातें नहीं चलेगी, मुझे रिकॉर्ड रखना पड़ता है, मैं गवर्नमेंट का आदमी हूँ। सो बात क्लियर कर लो, मुझे पहले ड्यूटी पे करो, फिर बाद में गुड्स लेके जाना। तो अभी मैं बोलता हूँ कि मेरे पास तो कैश नहीं है, हाँ तो भाई हम गुड्स नहीं देंगे, एक काम करते हैं मैं बाद में आके दे दो, चलेगा? बाद में दे दो। कितने दिन बाद दोगे? 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, चलेगा? गुड्स पेरिशेबल है क्या? नहीं। हाँ तो चलेगा, 20 दिन के बाद दे दो, 25 दिन के बाद दे दो, तब तक गुड्स हमारे पास रहेंगे। अमानत की समझ, अमानत बोलते हैं ना उसको, हम आपकी अमानत ट्रीट करके हम लोग अपने पास रखेंगे। और लेकिन फिर याद कैसे रहेगा आपको कि ये गुड्स मेरे? अरे नहीं, आप टेंशन मत लो, हम बॉन्ड साइन करवाएंगे आपसे, हमें एक बॉन्ड साइन करवाएंगे आपसे कि आपके परमिशन से गुड्स हमारे पास है। और हाँ एक बात, और हमारे अथॉरिटी के पास आते हैं, कस्टम अथॉरिटी के पास, अगर आप ड्यूटी पे करोगे तब इमीडिएटली ये गुड्स हम आपको हैंड ओवर कर देंगे। ये बॉन्ड यानी कि प्रॉमिस हम आपसे ले लेंगे। द वेयरहाउस कीपर इज रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग और बॉन्ड दैट इट विल नॉट अलाउ द गुड्स टू बी रिमूव्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ कस्टम अथॉरिटी। ये वेयरहाउस कीपर बोलेगा। तो गुड्स कस्टम ऑफिसर के बाजू में रखे जाएंगे उनके वेयरहाउस में। वेयरहाउस कीपर बोलेगा कि जब तक कस्टम ऑफिसर ग्रीन सिग्नल नहीं देता तब तक हम आपको गुड्स नहीं देंगे। बात समझ रहे? कस्टम ऑफिसर थोड़ी अपने पास रखेगा, वो बोलेगा बाजू में एक वेयरहाउस है,
दैट इज अ बॉन्डेड वेयर हाउस। जब तक मैं उसको इशारा नहीं करता तब तक वो गुड्स तुमको नहीं देगा, और मैं कब उसको इशारा करूंगा, जब आप ड्यूटी पे कर दो। ये बात है बॉन्डेड वेयर हाउसेस। इसमें दो रीजन हो सकते हैं, दो रीजंस की वजह से मैं गुड्स बॉन्डेड में रख सकता हूँ। एक, मेरे पास कैश नहीं है, और दूसरा रीजन इंटरेस्टिंग है, मुझे ड्यूटी पे ही नहीं करनी है। सर चोरी नहीं, देयर आर सर्टेन गुड्स व्हिच आर री एक्सपोर्टेड। एफवाई जिसे में पढ़ा होगा, एंटरपोर्ट, एंटरपोर्ट मतलब इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड एक्सपोर्टिंग द सेम गुड्स टू अनदर कंट्री। जापान से परचेज किया, जापान से इंपोर्ट किया और बांग्लादेश में भेज दिया। तो ऐसे केस में क्या होता है, मेरा पूरा ड्यूटी एग्जम्प्ट हो जाता है, माफ हो जाता है, क्योंकि मैंने गुड्स यहाँ पे यूज नहीं किए, मैंने डायरेक्टली बाहर भेज दिए। तो इसमें ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो नहीं तो क्या होगा पता है, मुझे गुड्स लेके जाने पड़ेंगे, ड्यूटी पे करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, और गुड्स लेके जाऊंगा, फिर वापस लेके आऊंगा, फिर वापस दूसरे कंट्री में भेजूंगा, फिर मुझे पता चलेगा अरे यार ड्यूटी तो ऑलरेडी पे किया था, तो चलो रिफंड के लिए एप्लीकेशन दो। ये ऐसा मगजमारी क्यों चाहिए, सीधा खाओ ना। तो पे ही नहीं करने का, सीधा गुड्स वहीं पे रखने को और वहीं से री एक्सपोर्ट कर देने के। तो दो रीजन हो सकते हैं बॉन्डेड वेयरहाउस में गुड्स रखने के। एक तो मेरे पास कैश नहीं है, दूसरा मुझे गुड्स री एक्सपोर्ट करने हैं, तो मुझे ड्यूटी पे करनी ही नहीं है। These warehouses work under the control of custom authorities. The warehouse keeper is required to give an undertaking and bond. ये तो पढ़ लिया। The goods are held, fourth line, in bond and cannot be withdrawn without paying the custom duty. What is custom duty? Import duty. What is duty, sir? Tax. Import का tax, उसको duty बोलते हैं। GST भी सुना होगा तुमने, Goods and Service Tax। वो भी indirect tax है, ये भी indirect tax। खैर वो इको में वगैरह कवर हो जाएगा। If an importer is unable to or unwilling to pay custom duty immediately after the arrival of the goods, he can store the goods in a bonded warehouse. He can withdraw the goods in installments by paying the custom duty proportionate. मतलब आधा पैसा है मेरे पास, हाँ तो ठीक है 50% गुड्स लेके जाओ, 50% बाद में लेके जाना, ये भी चल सकता है। पार्टली यू कैन विड्रॉ। अच्छा वन मोर थिंग, यहाँ पे री एक्सपोर्ट के बारे में दिया नहीं है, बट यू कैन राइट or you may not write, your wish, you take a call, but I say कि bonded warehouses में goods दो reasons की वजह से रखते हैं। एक तो owner does not or importer does not have enough cash, or the goods are stored for re-export। तो ये दो reasons primarily जिसकी वजह से bonded warehouses में रखते हैं। वो दूसरा reason उन्होंने consider नहीं किया है, ठीक है, no problem। Second point, sorry, next point, duty paid warehouse. This is very simple to understand. मैंने ड्यूटी पे कर दिया, लेकिन मेरे पास गुड्स रखने के लिए जगह नहीं है। तो कस्टम ऑफिसर बोलेगा ड्यूटी पे हो गया भाई, अभी मेरा काम खत्म, अभी मुझे मत बोलना, तुम बाहर कहीं पे देख लेना। तो उसके नजदीक के एरिया में ही ड्यूटी पेड वेयरहाउस रहते हैं। These are located, सेकेंड लास्ट लाइन पे देखो ना, नियर पोर्ट एंड डॉक एरिया। तो वो जो पोर्ट डॉक एरिया रहता है उसके बाजू में ही रहते हैं आजू बाजू, तो ड्यूटी पेड वेयरहाउस। If an importer faces any problem in transportation after making payment of duty, मतलब मेरे पास जगह ही नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, या रखने के लिए जगह नहीं है, the goods can be stored at a duty paid warehouse. All duty paid warehouses are public warehouses obviously, which are available to all importers. Duty paid warehouses helps the importer as proper care of goods is taken, processing वगैरह हो जाएगा, sorting, repackaging हो जाता है, such warehouses are more useful for re-export। उन्होंने re-export इसमें कवर किया है, लेकिन re-export ऊपर भी हो सकता है, लेकिन re-export ऊपर तब होता है, चलो ठीक है वहां पे एग्जाम कर देते, यहाँ पे लिखते। तो सर आपने बोला था ड्यूटी पे नहीं करना पड़ेगा, करेक्ट है, करेक्ट है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ड्यूटी पूरा माफ नहीं होता, थोड़ा माफ होता है, तो फिर ड्यूटी पेड वेयरहाउसेस में रखेंगे। दीज आर लोकेटेड नियर पोर्ट एंड डॉक एरिया, बट वन थिंग आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट, कि अगर ड्यूटी पूरा 100% एग्जम्पशन मिलता है, मतलब आपको 1 रुपया भी ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं इंपोर्ट के ऊपर, अगर आप वो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में बॉन्डेड वेयरहाउसेस में रखा जाता है। हालांकि उन्होंने नहीं कवर किया है, तो हम ड्यूटी पेड में ही लिखें। So duty paid में according to boards,
कौन से पर्पस के लिए रख सकते हैं? एक तो आई डोंट हैव इनफ स्पेस, और आई डोंट हैव इनफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, और द गुड्स आई वांट टू री एक्सपोर्ट टू सम अदर कंट्री। मैं घर पे लेके नहीं जाऊंगा, आई स्टोर द गुड्स इन ड्यूटी पेड वेयर हाउसेस। नियर पोर्ट और डॉक एरिया रहते हैं, पब्लिक वेयर हाउसेस ही होते हैं जहाँ पे सारे इंपोर्टर अपने गुड्स रखते हैं। सो ये हो गया टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। ना एक बार फिर से सारा पार्ट कैप कर लेते हैं और सेशन इज ओवर, फोर्थ चैप्टर इज आल्सो ओवर, खाली डिस्टिंग्विश पार्ट बाकी है। तो नेक्स्ट लेक्चर खत्म भी हो जाएगा और कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। लेट्स रिवाइज जो पार्ट हुआ था फंक्शंस ऑफ वेयरहाउसिंग में। वेयरहाउसिंग बेसिकली प्रोवाइड्स टाइम यूटिलिटी। सर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया तो रिमेंबर, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। आई रिपीट, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो ऐसा आ जाएगा ऑप्शंस में, टाइम यूटिलिटी भी ऑप्शन आएगा, टाइम एंड प्लेस भी ऑप्शन आ जाएगा। तो द मोर राइट आंसर इज टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी। गुड्स प्रिजर्वेशन का काम करता है until they are demanded, मतलब till the time of production, until the time of the from the time of production till the time of consumption, goods are stored at a place known as warehouse. What is accumulation sir? Accumulation मतलब इकट्ठा करना। मीनिंग लिख लो, डेफिनेशन भी लिख सकते हो। फंक्शंस तो पहले बोला था एक टाइम यूटिलिटी है, बिकॉज जब तक मार्केट से बुलाव नहीं होता, जब तक कंजम्पशन नहीं होता, तब तक गुड्स स्टोर करने का काम वेयरहाउस करेगा। सो टाइम यूटिलिटी। समटाइम्स वेयरहाउस के ऊपर प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आल्सो, सो देयरफॉर इट प्रोवाइड्स प्लेस यूटिलिटी एज वेल। 3 पॉइंट्स हो गए, ट्रांसपोर्ट का, एक प्लेस का और एक टाइम का। स्टोरेज फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। प्राइस स्टेबिलाईजेशन बाय मेकिंग अवेलेबल गुड्स व्हेन दे आर नीडेड, एज एंड व्हेन दे आर नीडेड, जब जरूरत पड़ेगी गुड्स की तब पहुंचाने का काम करेगा। और डिमांड एंड सप्लाई में बैलेंस रखेगा जिससे प्राइस स्टेबल होगी, इससे प्राइस स्टेबल होगी। रिस्क बेयरिंग, नॉर्मली ओनर शैल बेयर द रिस्क, बट जब ओनर वेयरहाउस में गुड्स रखता है तो सारी रिस्क वेयरहाउस कीपर के पास चली जाती है। इट इज द ड्यूटी ऑफ वेयरहाउस कीपर टू प्रोटेक्ट द गुड्स फ्रॉम वेरियस रिस्क, और कुछ हो जाता है गुड्स को तो वो भर के देगा। फाइनेंसिंग, कभी कभार वेयरहाउस कीपर खुद ही गुड्स देता है, फाइनेंस करता है, अगर गुड्स उसके पास ही है तो फॉर हिम इट इज अ वेरी सिंपल जॉब। या वो वेयरहाउस कीपर रिसीट प्रोवाइड करेगा, जो रिसीट तुम डिपॉजिट करके बैंक में यू कैन टेक लोन, कैन रेज लोन। ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग, ग्रेड्स देने का काम एक्सप्लेन तो नहीं करना है, पैकेजिंग का काम भी वेयरहाउस के ऊपर करेगा। बाय द वे, ग्रेडिंग पैकिंग तुमको डिटेल में आने वाला है, मार्केटिंग नाम का एक चैप्टर है उसमें, तो वहां का कोई कंटेंट यहाँ पे लिख ही सकते हैं जिससे और आंसर बढ़ सकता है। ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड्स प्लेस यूटिलिटी, ये भी अच्छे से याद रखना। प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग का भी काम करता है, ऐसे पैडी इज पॉलिश, चावल का वगैरह दाने, फ्रूट्स आर रिपेंड, छिलके निकाल के वगैरह, या फर्नीचर इस पॉलिश करके रखते हैं वगैरह वगैरह, ये सब प्रोसेसिंग का काम भी होता है। चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं ऑब्वियसली। टाइप्स, प्राइवेट वेयरहाउसेस, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स वगैरह खुद के गुड्स रखने के लिए ये वेयरहाउस यूज करते हैं। यूजुअली बिग ट्रेडर्स एंड बिग बिजनेस फर्म्स डू दिस। पब्लिक वेयरहाउसेस दे आर ओपन टू जनरल पब्लिक, लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। लो कॉस्ट पे रख सकते हैं, नियर रेलवे स्टेशन, हाईवे, वाटरवेज के यहाँ पे होंगे तो ही उसका फायदा होगा। थर्ड पॉइंट, बॉन्डेड वेयरहाउसेस, गुड्स जिन पे ड्यूटी पे नहीं हुआ है वो बॉन्डेड वेयरहाउसेस में रखे जाते हैं। वेयरहाउस के ऊपर एक बॉन्ड साइन करके देता है कि गुड्स हम तब तक नहीं देने विड्रॉ करने देंगे जब तक कस्टम अथॉरिटी कंसेंट नहीं देता, मतलब परमिशन नहीं देता, और कस्टम ऑफिसर बोलता है कि जब तक ड्यूटी पे नहीं करोगे तब तक हम परमिशन नहीं देंगे। मतलब सिंपल वर्ड्स में समझे ना, तो the goods on which the import duty is not paid are stored in a warehouse known as bonded warehouse, and the goods on which the import duty is paid, they are stored in a place known as duty paid warehouses. बॉन्डेड वेयरहाउस में गुड्स क्यों रखेंगे? कैश नहीं है। ड्यूटी पेड वेयरहाउस में गुड्स क्यों रखेंगे? री एक्सपोर्ट करने डायरेक्टली, या फिर I don't have enough space or transport facility. The next part is government warehouse. They are owned by central government or state government or various public authorities.
Examples है Central Warehousing Corporation of India, CWCR, SWC, State Warehousing Corporation, Food Corporation of India. यहाँ पे दिया नहीं है, बट तुम लिख देना गवर्नमेंट वेयर हाउस, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिकल रेट रहेंगे, वेरी रीजनेबल. पब्लिक वेयर हाउस से ऑब्वियसली सस्ता होगा. कोऑपरेटिव वेयर हाउसेस, दे आर ओन्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू स्टोर मेंबर्स गुड्स, और पब्लिक के गुड्स भी रख सकते हैं. नॉमिनल रेट अगेन. कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस. व्हाट इज कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेस? पेरिशेबल कमोडिटी स्टोर होंगे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह, लो टेम्परेचर पे रखेंगे, रेफ्रिजरेट करेंगे, और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गुड्स कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे तो फिर वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए लॉन्ग टर्म के लिए टिक सकते. सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस ऑफ वेयर हाउसिंग. एक ही लेक्चर में हो गया वेयर हाउसिंग का पार्ट. 2 ही क्वेश्चंस है हार्डली, दोनों पूछ सकते. कम्युनिकेशन मैंने बोला था कि आता ही नहीं है, और उसमें कुछ है भी नहीं कि भाई इंपॉर्टेंट वगैरह. डिस्टिंग्विश वी विल कवर ऑब्वियसली in obviously next session, because we have various parts, और जहाँ पे थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो जाए. ट्रांसपोर्ट नहीं है, मैं वापस एक बार बोल रहा हूँ. सो maybe in the next lecture we will do distinguish का थोड़ा सा part, followed by next chapter, obviously probably the 5th one. Yes, 5th one obviously, which is emerging modes of business. Very simple chapter. Okay, so that's it for today. Thank you very much. Bye. Take care.